दोस्तों नमस्कार। घाटशिला में टाइगर का अंत हो गया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आप जैसे सुधी दर्शक ही कह रहे हैं। आप जैसे तमाम लोग जो अब तक हमें घाटशिला के बहाने अपना प्यार, अपना समर्थन, अपना विश्वास, अपना भरोसा जो जताया है, उसके आधार पर ही हम कह रहे हैं जो घाटशिला में टाइगर का अंत हो गया। ये टाइगर कोई जंगल में रहने वाला नहीं था, बल्कि जिसे लोग बड़े प्यार से, सम्मान से पिछले कई दशकों से टाइगर की खिताब दे रखा था, जिसे प्यार से टाइगर के उपनाम से बुलाते थे, उनका अंत हो गया। आप इशारा बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मेरा इशारा कुल्हान टाइगर चंपई सोरेन को लेकर के है, क्योंकि घाटशिला उपचुनाव के चुनाव परिणाम ने यह बता दिया है जो आने वाले दिनों में सिर्फ घाटशिला, सरायकेला या अन्य आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में नहीं, बल्कि पूरे कुल्हान में जो राजनीति आने वाले दिनों की होगी, वो अब चंपई सोरेन के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि युवा चेहरे सोमेश चंद्र सोरेन या दूसरे अन्य जेएमएम नेताओं के इर्द गिर्द रहेगी। 4 दशकों से भी ज्यादा समय का राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक करियर जिस चंपई दा के पास था, जिस राजनीतिक लंबे करियर ने उन्हें सत्ता के शीर्ष पद मुख्यमंत्री तक पहुंचाया था, आज वही चंपई दा अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को एक अदद चुनाव तक भी नहीं जिता पाए। और यह एक बार नहीं हुआ, बल्कि दो बार हुआ, और वह भी खासकर तब जब भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी ने उन पे भरोसा जताया था। भारतीय जनता पार्टी किसी परिचय की मोहताज नहीं थी, ना उसका चुनाव चिन्ह किसी परिचय का मोहताज था। आप इसको बिहार में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम से जोड़ के देख सकते हैं, जहां 90% से ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट, विनिंग स्ट्राइक रेट रहा। उसी भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चंपई दा के बेटे बाबूलाल सोरेन महज 1 साल के अंतराल पर 2 बार विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। तो फिर क्यों न कहा जाए जो घाटशिला में टाइगर का अंत हो गया। आप सभी जानते हैं जो कैसे दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बीते 15 अगस्त 2025 को हुए निधन के बाद जब यह तस्वीर साफ हो गई जो आने वाले समय में घाटशिला में उपचुनाव होगा, उसके बाद से लगातार चंपई दा घाटशिला के हर इलाकों में घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, उनसे जाके संवाद कर रहे थे, जिसका लक्ष्य ही था जो आने वाले समय में जब भी उपचुनाव की घोषणा होगी, उनके बेटे एक बार फिर से वहां उम्मीदवार होंगे और वह चुनाव मैदान में होंगे। हालांकि इसको लेकर के कई बीच में कयास भी लगाए जाते रहे, जो क्या बाबूलाल सोरेन पे भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना दांव लगाएगी या फिर रमेश हांसदा जैसे युवा चेहरे पर पार्टी का भरोसा बन सकता है, या किसी अन्य उम्मीदवार को। कि भारतीय जनता पार्टी का यह रिकॉर्ड रहा था घाटशिला में, अब तक जितने भी बार चुनाव हुए वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने उम्मीदवार को रिपीट नहीं किया था। तो ऐसे में यह कयास जो बाबूलाल सोरेन फिर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे, इसमें कोई संशय भी था, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने उन पे भरोसा जताया। क्यों भरोसा जताया? क्योंकि चंपई दा बीच में खड़े थे। चंपई दा पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा था जो वह अपने बेटे के बहाने आदिवासी वोट में एक विश्वास पैदा कर पाएंगे, उन्हें
भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ पाएंगे। यही वजह है जो भारतीय जनता पार्टी चंपईदा के बहाने संथाल में भोगनाडीह से लेके गोड्डा में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा से लेकर के राजधानी रांची के नगरी में रिम्स 2 के जो आदिवासियों के आंदोलन हुए, आदिवासियों के मुद्दे पर जिस प्रकार से मुखर रही भारतीय जनता पार्टी, उसके अगुवा के रूप में चंपईदा सामने नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब घाटशिला में चुनाव परिणाम आ चुका है, बाबूलाल सोरेन की एक बार फिर से हार हो चुकी है, तो ऐसे में अब सवाल उठता है जो चंपईदा का राजनीतिक करियर आगे कितना लंबा होगा, कितना विस्तार भी होगा, कितना भरोसा उस पर भारतीय जनता पार्टी जताएगी, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, या उससे पहले जो संभावित है नगर निकाय के चुनाव हो, तो उसमें बड़ी चुनौती पार्टी के सामने यह होगी जो वह आदिवासी वोटरों में, चाहे वो शहरी वर्ग में हो, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में हो, उसमें पार्टी के प्रति कैसे भरोसा जता पाती है, कितना जगा पाती है। आप सभी जानते हैं जो साल 2024 के शुरुआती दिनों में, यानी वो जनवरी का महीने की आखिरी तारीख थी 31 जनवरी, जब हेमंत सोरेन ईडी के एक मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष हाजिर होते हैं, और वह भी अपने सीएम हाउस में ही। बाद में देर शाम खबर यह आती है जो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस गिरफ्तारी की औपचारिक घोषणा से पहले हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा राज्यपाल, उस समय के जो राज्यपाल थे, जो आज वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको वो सौंप देते। साथ ही एक पत्र भी सौंपते हैं जिसमें चंपईदा को झामुमो सह महागठबंधन विधायक दल के नेता का चुनाव करके उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया जाता है। 2-3 दिनों के इंतजार के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। यह एक नाटकीय घटनाक्रम था। किसी को यह अंदाजा नहीं था जो हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद अपनी विरासत या अपनी गद्दी अपने परिवार से बाहर किसी और को सौंप सकते हो। लेकिन हेमंत सोरेन ने यह बड़ा और बोल्ड डिसीजन लिया और अपनी पार्टी के सबसे अनुभवी नेता दिवंगत शिबू सोरेन जी के बाद, या जिसके शागिर्दी में राजनीति सीखी थी, चंपईदा पे भरोसा जताते। 5 महीने तक सरकार ठीक ठाक चली। 5 महीने के बाद जब कोर्ट से, हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को बेल मिल जाती है, वो बाहर आते हैं। उसके बाद से कयास ये लगने लगते हैं जो क्या हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर चंपईदा को वो लगातार चेहरा बनाए रखेंगे। कहा तो यह जा रहा है, जो उनके करीबियों ने उन्हें यह सुझाव दिया, यदि मुख्यमंत्री पद पे कोई और व्यक्ति बैठा हो और चुनाव के दौरान कोई और व्यक्ति लीड कर रहा होगा, तो जनता के बीच में इस तरह से असमंजस की स्थिति पैदा होगी जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। यही वजह है जो अंदर खाने खबर यह आती है जो चंपईदा को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है, और वह इस्तीफा दे देते हैं जुलाई के पहले हफ्ते में। महज 24 घंटे के अंतराल पर हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। यहीं से आप कह सकते हैं जो राजनीतिक ग्राफ चंपईदा का गिरना शुरू हो जाता।
हालांकि उस मंत्रिमंडल में हेमंत सोरेन ने चंपई दा को फिर से शामिल किया था, नंबर 2 के मंत्री पद से सुशोभित भी किया, लेकिन 1 महीने तक, केवल 1 महीने तक चंपई दा सरकार में होते हुए भी लगातार हेमंत सोरेन से दूर होते चले गए और भारतीय जनता पार्टी के करीब होते चले गए। अगस्त में 15 अगस्त के बाद जब स्वतंत्रता दिवस का जश्न खत्म हुआ था, उसके बाद झारखंड में राजनीति की एक नई पटकथा लिखी जा रही थी। अचानक चंपई दा दिल्ली पहुंच जाते हैं और खबर यह उड़ती है जो वह जल्द ही बीजेपी का दामन थामने वाले। हफ्ते 10 दिनों के घटनाक्रम के बाद वह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उससे पहले यह भी खबर आती है जो वह उनके साथ 5 से 6 विधायक भी, जो जेएमएम के विधायक है, वो बीजेपी में शामिल होंगे। जो नाटकीय घटनाक्रम था वह खुलकर सामने आ जाता है, जिसमें यह दिखा जो केवल चंपई दा अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ बीजेपी में शामिल होती है। कहा तो यह भी जा रहा है जो बीजेपी में शामिल होने का चंपई दा का फैसला केवल अपने पुत्र को विधायक या राजनीति में स्थापित करने को था। बीजेपी को वह भरोसा भी दिलाते हैं जो आने वाले समय में वह बीजेपी के लिए बड़ी कौड़ी साबित होंगे। हालांकि यह अलग बात है जो हेमंत सोरेन ने उसका भी काट निकाल लिया और आनन फानन में दिवंगत रामदास सोरेन को, जो घाटशिला से विधायक थे, दूसरी बार विधायक बने थे, उनको मंत्री पद सुशोभित करवा देते। और यहीं से पॉलिटिकल डाउनफॉल शुरू हो जाता है चंपई दा का। कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद जो एकमात्र सीट एसटी की आती है बीजेपी के खाते में, वह चंपई दा वाली सरायकेला की सीट होती है। उनके बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला से चुनाव हार जाते क्योंकि बीजेपी ने उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया था। और एक बार आज फिर जब घाटशिला उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन की हार हो चुकी है, तो चंपई दा का राजनीतिक करियर भी अब खत्म होता नजर आता है। आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए सामने सबसे बड़ी चुनौती बस आदिवासी वोटरों के बीच में पार्टी को स्थापित करने की, पार्टी को लोकप्रिय बनाए रखने की होगी। तो उसमें कम से कम बीजेपी के नजरिए से चंपई सोरेन कोई दूर की कौड़ी साबित नहीं होने वाले। अपनी लोकप्रियता वो खो चुके हैं, अपनी विश्वसनीयता वह खो चुके हैं, ना सिर्फ बीजेपी में बल्कि अब तो यहां तक कहा जा रहा है जो वह जेएमएम के करीब भी अब नहीं जा सकते। जिस जेएमएम ने कभी उन्हें मुख्यमंत्री पद तक बैठा दिया था, जिस जेएमएम नेता और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते थे, गांडे विधायक मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन उनसे हमेशा चाचा कह के उनका पैर छूती थी सार्वजनिक जगहों पर, मंचों पर, वो अब जेएमएम के लिए भी किसी काम के नहीं रह गए। तो ये भी चर्चा अब नहीं हो सकती है जो वह इस्तीफा दे करके जेएमएम में घर वापसी कर ले, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है जो कैसे मतदान जब होना था घाटशिला के लिए, उससे पहले उन्होंने रोते हुए मीडिया के सामने ये बातें कही जो उनका आत्मसम्मान जबरन उनसे छीना जा रहा है या उनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में नहीं लगता है जो जेएमएम अब उनके वापसी को लेकर के भी कोई तैयार होने वाली है। तो इसलिए जो मैंने शुरुआत में कही जो घाटशिला में टाइगर का अंत हो गया, वो बिल्कुल अब सही साबित होने वाला। आने वाले दिनों में आप कभी कुल्हान टाइगर के रूप में उनके व्यक्तित्व जो कभी 4 दशकों तक रहा था, उसके नजरिए से आप चंपई दा को कुल्हान में नजर तो नहीं आने वाले। न पार्टी उन पे भरोसा करेगी, न लोग भरोसा करेंगे, न आम जनता या फिर दूसरे अन्य लोग। ऐसे में अब उनकी राजनीति कहां तक कैसी रहने वाली है, या तो आने वाला वक्त तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी,
लेकिन इतना ज़रूर है, जो जिस नेता ने कभी जल जंगल ज़मीन की राजनीति की, आदिवासियों को, संताली आदिवासियों को एक नई पहचान देने की कोशिश की थी, उसकी राजनीति जय श्री राम, मुसलमान, चाहे घुसपैठ जैसे मुद्दों तक ही सिमट कर अब खत्म होने के कगार पे आ गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको यह चर्चा, यह संवाद कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, हमसे साझा कीजिएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी बात आप तक और आपके लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप देख रहे थे ZT रोड लाइव और मैं हूं शैलेंद्र।